Yes. ओके ओके ओके, चलो। तो बेटा लास्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक बार रिपीट कर दूं मैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है बेटा, दैट इज हीट रिक्वायर्ड 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने में, पानी बनाने में हमें जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी हीट चाहिए, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। और 1 ग्राम पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, बॉइल होता है ना पानी, तो पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसे सॉल्व कीजिए बेटा। वी हैव 100 ग्राम ऑफ आइस, लिखो। वी हैव 100 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree centigrade temperature. Calculate heat required to convert this ice into steam at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो आइस को मेल्ट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको उसे पानी को गर्म करना पड़ेगा, और पानी को गर्म करने के बाद फिर उसे वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 अलग अलग प्रोसेस हैं। तो आपको तीनों प्रोसेस से अलग अलग हीट कैलकुलेट करके फिर उसे ऐड करना है बेटा। आपने सुना मैंने क्या बोला? सबसे पहले हाँ, आइस को मेल्ट कराकर पानी बनाओ, फिर पानी जो बनेगा वो भी तो 0 डिग्री पर बनेगा ना। आइस मेल्ट होती है तो 0 डिग्री पर ही पानी बनता है। फिर उसे 100 डिग्री तक लेकर जाओ, और 100 डिग्री पर जाने के बाद फिर उसे स्टीम में कन्वर्ट करो। तीनों हीट निकलेंगी, तीनों को ऐड कर देना। चलो ट्राई करो आप लोग। थोड़ा थोड़ा मैं हेल्प करूं? जी सर। Very good. 716 कैलोरी। कितना बच्चा? 716। 160? 716। 760 तो बेटा काफी कम है, क्योंकि ये मास है ना, 1 ग्राम नहीं है। हमने 100 ग्राम मास लिया है बेटा। अच्छा 100 ग्राम है, 1 मिनट। हाँ, तो आप 100 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा आपको। जैसे देखो, सबसे पहले हीट जो निकलेगी वो उसको मेल्ट करने में लेंगी। आइस को मेल्ट करने में कितनी हीट चाहिए? ml। m कितना है? 100 ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 80। तो बेटा 8000 कैलोरी हीट तो हमें आइस को मेल्ट करने में चाहिए ओनली। अभी तो आइस केवल मेल्ट हुई है। अब आइस मेल्ट हो गई, वो पानी बन गया, और पानी भी 0 डिग्री पर है। सर 301600। हाँ बेटा, अभी देखते हैं। फिर है ना, आइस जो मेल्ट हुई, पानी बना, पानी 0 पर है। पानी को 100 तक ले जाने के लिए हमें इतनी हीट चाहिएगी। स्पेसिफिक हीट काम आएगा ना बच्चा यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ स्पेसिफिक हीट काम आएगा। तो m कितना है? 100। बेटा पानी का स्पेसिफिक हीट 1 होता है, और 0 डिग्री से 100 डिग्री तक ले जाएंगे
तो टेम्परेचर में चेंज भी 100 होगा, तो 10,000 कैलोरी और आ गई। अब पता है हमारा पानी जो है वो 100 तक पहुंच चुका है। अब हमें उसे बॉईल करना है, तो बॉईल करने में फिर से लेटेंट हीट देना पड़ेगा ml, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो 100 ग्राम पानी को बॉईल करना है, तो 540 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 54,000 कैलोरी और आ गया। अब बच्चों टोटल हीट रिक्वायर्ड अगर हमें निकालना है तो तीनों को ऐड कर देंगे, बताओ कितना आएगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बताओ कितना आएगा। 72,000 कैलोरी। तो हाँ, कशिश ने जो बोला था वो ठीक ही था, 720 गलत नहीं था, लेकिन उसने 1 ग्राम के लिए निकाला था, उसे 100 के लिए निकालना था तो करेक्ट आता। बच्चा समझ में आया ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले हमने आइस को मेल्ट किया, आइस को मेल्ट करने के बाद पानी बना, पानी 0 पर ही आएगा बेटा। आइस जब मेल्ट होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, 0 पर ही रहता है। फिर उसके बाद उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 से 100 तक उसे गर्म किया, तो गर्म करने में स्पेसिफिक हीट वाली एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर है ना, पानी 100 डिग्री तक पहुंच गया, तब उसने बॉइलिंग स्टार्ट की, फिर उसे वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट किया, तो फिर से लेटेंट हीट देना पड़ेगा। तो ये हीट है मेल्ट करने में, ये हीट है पानी को 0 से 100 तक ले जाने में, और ये वाली हीट है उसे स्टीम बनाने में। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। बच्चा मेरे पास 2 लिक्विड है ना, क्वेश्चन को लिखने में काफी टाइम जाएगा, तो आप एक बार सुन लो। मेरे पास 2 लिक्विड हैं, एक लिक्विड का टेम्परेचर है 50, उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और दूसरा लिक्विड है, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले लिक्विड का मास 1 किलोग्राम है, दूसरे लिक्विड का मास 2 किलोग्राम है। और बच्चों इन दोनों का स्पेसिफिक हीट का रेशियो हमें दे रखा है 3/2। पहले वाले का स्पेसिफिक हीट और दूसरे वाले का स्पेसिफिक हीट, उनका रेशियो दे रखा है 3/2। तो हमें कैलकुलेट करना है, अगर मैं इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दूं तो फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा। इफ वी मिक्स these two liquids, then what is the final temperature of the mixture। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए, यू कैन आस्क एनी टाइम।
तो बताए आप कैसे करोगे, हिंट दूं? आप है ना फाइनल टेम्परेचर मान लो T आएगा, तो जब हम दोनों लिक्विड को मिक्स करेंगे ना बेटा, तो ये लिक्विड पहले वाला ज्यादा टेम्परेचर पर है, ये तो हीट लूज करेगा क्योंकि ये ठंडा होगा ना बेटा, और ये वाला लिक्विड है वो कम टेम्परेचर पर है, ये हीट गेन करेगा। तो जितना ये लूज करेगा उसको इसके इक्वल कर दो, ये जितना गेन करेगा। और गेन और लॉस कैसे निकालोगे? एमएस डेल्टा टी से, एमएस डेल्टा टी लगाकर लॉस और गेन निकालोगे आप, है ना। करो चलो, बाकी हेल्प ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे करना है, हीट लॉस बाय फर्स्ट लिक्विड इज इक्वल टू हीट गेन बाय सेकेंड लिक्विड। जितना पहला लॉस करेगा, क्योंकि वो ठंडा होने वाला है, ठंडा होगा तो हीट को लॉस करेगा, दूसरा लिक्विड उतनी ही हीट को गेन करेगा। और लॉस कैसे निकालेंगे बेटा? M1S1 डेल्टा T1, और गेन भी ऐसे ही निकालेंगे, M2S2 डेल्टा T2। पहले लिक्विड का मास कितना है बच्चा? 1 kg। 1 kg को आप 1000 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि हम कैलोरी में और ग्राम में काम करेंगे। अच्छा, S1 को S1 लिख दो अभी, और पहले लिक्विड का टेम्परेचर कहां से कहां आएगा? 50 था, और फाइनल टेम्परेचर T तक आएगा। फाइनल टेम्परेचर हमने T एज्यूम किया है बेटा। दूसरे लिक्विड का मास 2000 है, स्पेसिफिक हीट S2 है, और ये लिक्विड गर्म हुआ है, गर्म हुआ है तो T हायर है और 20 लोअर है। ये पहले 20 पर था ना बेटा, 20 से T पर पहुंचा, तो चेंज कितना हुआ? T-20 हुआ। देखो 1000 से 2000 कट गए, 2 आ गया बेटा। S1 और S2 का रेशियो मैंने 3/2 दिया है, तो ये जो S2 है ना, इसे आप यहां ले आओ, और इसे 3/2 लिख देता हूं मैं। तो यहाँ 3/2 लिखा मैंने, फिर 50 माइनस T इधर आ गया, और ये 2, ये वाला 2 इधर रह गया, और T-20 इधर बचा। बेटा इसको सॉल्व करके आप बताओ T कितना आएगा? यस सर। ये आएगा 150 माइनस 3T, 150 माइनस 3T, और 2 इंटू 2 4T, माइनस 420, 24 जा 3T और 4T 7T हो गया, और 150 प्लस 80 कितना होता है बेटा? 230, है ना। तो हमारा फाइनल टेम्परेचर आएगा 230/7 डिग्री। एक बार इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताना कितना हो रहा। डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। सर 32.7। कितना? 32.8। काफी है। तो बच्चों इन दोनों मिक्सर, इन दोनों लिक्विड्स को, 32.85। हाँ, इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो इतना आएगा। क्वेश्चन करना सीखिए बेटा, है ना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में कराऊंगा, तो सीखिए इन चीजों को। Got it? यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमारे पास 500 ग्राम आइस है जिसका टेम्परेचर 0 है. We have 500 gram ice at 0 degree centigrade temperature. Now it is mixed with water, 1 kg water at 30 degree centigrade temperature. Calculate final temperature of mixture. बच्चों इस बार है ना थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है. मेरे पास 1 kg वाटर है और वाटर का टेम्परेचर 30 है. मैंने उसमें आइस मिला दी है ना. पानी ठंडा करना है, ये मान लो हमें पीने के लिए पानी ठंडा करना है. तो मेरे पास 500 ग्राम आइस था, मैंने उसमें मिक्स कर दिया. सुनो 100 ग्राम ले लो बेटा, इसको थोड़ा चेंज कर लो, 500 ज्यादा हो जाएगा. आइस है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम आइस को मैंने उसमें मिक्स कर दिया गरम गरम पानी में. तो पानी ठंडा होगा ना बच्चा, तो आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा. बस राइट, कोशिश करो. इसमें पता है क्या होगा, पहले तो आइस मेल्ट एक होगी. सेकेंड. मैं थोड़ा हिंट दे दूं बेटा, बाकी बच्चे तो कोशिश कर लेना. इसलिए पहले आइस मेल्ट होगी, फिर आइस जो मेल्ट होगी उसका पानी भी इंक्रीज होगा और टी तक जाएगा. फाइनल टेम्परेचर टी मान लो. तो यहाँ भी गेन और लॉस वाला ही सिस्टम करना है आपको बस. हाँ बच्चा.
कशिश बोलो बेटा। Sir, 1 second. चलो अब मैं बताऊंगा बेटा, वरना हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना। और देखो मैंने क्या कहा, जो आइस है वो तो हीट गेन कर रही है, गेन करेगी तभी तो मेल्ट होगी ना। वो पहले मेल्ट होगी, फिर उसके बाद फाइनल टेम्परेचर तक जाएगी। फाइनल टेम्परेचर हम T मान लेते हैं। तो एक तरफ गेन है और दूसरी तरफ लॉस है। तो आइस पहले मेल्ट होगी बेटा, मेल्ट होने में इतने हीट गेन करेगा, और आइस मेल्ट होने के बाद वो पानी बनेगा, वो 0 पर होगा। लेकिन मिक्सचर का टेम्परेचर T है, हमें T तक लेकर जाना है, तो ms डेल्टा T और लगाना पड़ेगा, तो ये T तक पहुंचेगा। उधर वो पानी गर्म था, वो गर्म होकर ठंडा होगा और T तक आएगा, तो उधर भी ms डेल्टा T लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मास और टेम्परेचर डिफरेंस अलग है ना, m डैश और डेल्टा T डैश लिख देते हैं। आइस का मास 100 है और L 80 है, प्लस आइस का मास 100 है, स्पेसिफिक हीट 1 है, और बच्चों 0 डिग्री से T डिग्री तक जाएगा, तो टेम्परेचर चेंज जो होगा वो T ही होगा। T माइनस 0 लिख देता हूं चलो आपके लिए, ये T माइनस 0 होगा। और बच्चों दूसरी तरफ लॉस हुआ है, लॉस हुआ है पानी का। पानी का मास है 1000 था ना, यस। पानी का स्पेसिफिक हीट 1 है, और ये पानी बच्चों 30 से T पर आया है, तो 30 माइनस T इसका टेम्परेचर डिफरेंस होगा। कैन यू सॉल्व इट बेटा? 2 0 तो कैंसिल हो रही है, मैं कर रहा हूं। तो इधर 80 बचा, इधर T बचा, इधर बचा 300 माइनस 10T, तो ये 11 आया। फिर गड़बड़ हो गई ना, देखना कैलकुलेशन ठीक है ना? Sir, 80 कैसे आएगा? बेटा पानी जैसे मैंने आइस दिया है, तो आइस को पानी में डालोगे तो आइस को पहले मेल्ट भी तो होना पड़ेगा। तो आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होता है ना बेटा, वो लिखा है मैंने। नहीं समझ में आया? आशीष जवाब दो। No, बेटा sir. हमने पानी में आइस मिलाई है, तो आइस को पहले मेल्ट होना पड़ेगा ना, तो मेल्ट कराने के लिए उसे लेटेंट हीट देना पड़ेगा। वो 80 वाला वो है, 80 वो लेटेंट हीट है। Yes, sir. बच्चों मेरे लेटर्स छोटे तो नहीं है, बड़े बड़े लिखूं क्या? नो सर, ठीक है। ओके ना? यस सर। ठीक है बच्चों, एक दो और क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूं। एक है ना हीट कैपेसिटी, और होता है, लिखो हीट कैपेसिटी। एक स्पेसिफिक हीट था वो अलग था, हीट कैपेसिटी अलग है। देखो, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट। तो बच्चों हीट कैपेसिटी जो किसी भी बॉडी का होता है, वो होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये स्पेसिफिक हीट अलग था बच्चा, और हीट कैपेसिटी अलग है।
ज्यादा यूज नहीं आएगा, हीट कैपेसिटी यूज नहीं आएगा आपके, बट वी मस्ट नो ऑल थिंग्स। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं हीट कैपेसिटी पर, वो करके बताइए। बेटा हमारे पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए है उसकी डेंसिटी है 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और लिक्विड बी है उसकी डेंसिटी है 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमारे पास दो लिक्विड है ना। हीट कैपेसिटी ऑफ ए, हीट कैपेसिटी of 8 volume of A is equals to heat capacity of 12 volume of B। बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्या है, ए लिक्विड का 8 वॉल्यूम का, 8 वॉल्यूम मतलब 8 लीटर मान लो आप, चलेगा। ए के 8 लीटर की हीट कैपेसिटी बी के 12 लीटर की हीट कैपेसिटी के बराबर है। तो आपको इनके स्पेसिफिक हीट का रेशियो निकालना है। क्या निकालना बेटा? फाइंड आउट रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ टू लिक्विड्स। S1 और S2 का रेशियो निकालना है आपको, S1 और S2 का रेशियो निकालना है। बाकी सर 2:1। अरे वाह, बड़ी जल्दी फास्ट किया। एक सर बार ये चेक तो करना बेटा, बुझता। S1 और S2, S1 का मतलब A है और 2 का मतलब B है, आपका उल्टा तो नहीं हो गया? आंसर 2:1 आएगा, 1/2 आएगा, एक बार चेक करो। यस सर। सर सही है 1/2 ही आएगा, सर। 2:1। 2:1 ही आएगा। यस तो सर। मुझे लग रहा है आपने थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं कर दिया? सर 2/1 ही तो आएगा। SA/SB करेंगे तो फिर CA/MA इंटू देखो MB/CB, तो फिर मेरी बात सुनो। C/1500 इंटू 8, हम्म, फिर 2000 इंटू 12/C, तो आ तो गया 2:1। आपने स्टार्टिंग कहां से किया है? फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? हीट कैपेसिटी हाँ, दोनों का इक्वल किया है ना, यानी कि M1S1 इज इक्वल टू M2S2 होगा, करेक्ट? यस सर। बेटा मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो M1 पहले लिक्विड के 8 लीटर लेना है, इंटू उसका डेंसिटी है पहले वाले का 1500, दूसरे वाले का 12 वॉल्यूम लेना है और उसका डेंसिटी है 2000, है ना। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वो यूज करेंगे यहां। अब देखो बेटा कितना आ रहा है, तो S1/S2 आएगा 12 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1500। सॉल्व करो, अब बताओ क्या आ रहा है। सर 2:1 तो आ रहा है।
2:1 ही आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। करेक्ट, कशिश का आंसर बिल्कुल सही था। करेक्ट कशिश। समझ में आया बच्चा? हाँ सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा हमारे पास एक गीजर है, एक ऐसा गीजर है जिसमें एक तरफ पानी जा रहा है, इन कर रहा है, और गर्म होकर दूसरी तरफ से गर्म पानी बाहर आ रहा है। कंटिन्यूस गीजर बोलते हैं इसे। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है ना, इनको इंस्टेंट गीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंट गीजर। इसमें एक तरफ से पानी इन होता है, तुरंत गर्म होता है, और दूसरी तरफ से आउट हो जाता है। तो बच्चों ऐसा ही एक हमारे पास इंस्टेंट गीजर है, उसकी जो पावर है गीजर की, डेट इज 2100 वॉट। इसमें जो पानी का टेम्परेचर है इनलेट, वो 10 डिग्री है ना। इनलेट टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री है। करेक्ट। सर मतलब इस टेम्परेचर का पानी उसके अंदर जा रहा है। हाँ, पानी जो अंदर जा रहा है उसका टेम्परेचर 10 है, और फ्लो रेट है ना बेटा पानी का, एक सेकंड में कितना पानी अंदर जा रहा है वो दे रखा है 20 ग्राम पर सेकेंड। एक सेकंड में 20 ग्राम पानी बाहर आ रहा है। तो हमें आउटलेट का टेम्परेचर बताना है, जो पानी बाहर आएगा उसका टेम्परेचर कितना होगा ये बताना है आपको। एक बार आप सुनना चाहें तो क्वेश्चन फिर से सुन लें। एक इंस्टेंट गीजर है बेटा, उसका पावर है 2100 वॉट। उसमें जो पानी अंदर जा रहा है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, ठंडा ठंडा पानी अंदर जा रहा है, गर्म होकर बाहर आ रहा है। जो पानी बाहर आएगा आपको उसका टेम्परेचर बताना है, और ये गिवन है एक सेकंड में 20 ग्राम पानी एंटर कर रहा है। सर हाँ बेटा। सर 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, वेरी गुड बेटा, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड कशिश, योर परफॉर्मेंस गुड। देखो बेटा, हम जानते हैं पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो हीट रिक्वायर्ड होती है ms डेल्टा टी। करेक्ट।
बच्चों दोनों तरफ T से डिवाइड कर दो। अब देखो T से डिवाइड करने के बाद ये क्या बना, हीट पर सेकेंड, यानी कि ये पावर बन गया। पता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम पावर होता है। और m/t जो है वो मास अपॉन टाइम है, मास अपॉन टाइम, ये फ्लो रेट हो गया। ये देखो ऐसे किया करो। तो पावर हमें कितना दिया हुआ है 2100, और मास अपॉन टाइम दिया हुआ है 20 ग्राम पर सेकेंड। लेकिन बेटा इसे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा इस बार मैंने केजी में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि है ना लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चा, वो एसआई यूनिट है। देखो ये एसआई यूनिट है, तो राइट हैंड साइड में एसआई यूनिट बनाना जरूरी है, इसलिए मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया। और आपको याद है, आपको स्पेसिफिक हीट जो है ना वाटर की, वो भी है ना कैलोरी में नहीं लेनी, जूल में लेनी है, क्योंकि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो याद है आपको, हमने उस दिन देखा था स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को कन्वर्ट करवाया था ना हमने। ये रहा, ये मिल गया, ये देखो 4200। तो वो कन्वर्ट करना जरूरी है। और बच्चों टेम्परेचर चेंज कितना आएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल टेम्परेचर आएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कशिश का आंसर एकदम परफेक्ट, एकदम सही है। बच्चों आपने वो पार्टीज में देखा होगा, वो कॉफी बनाने वाली एक मशीन आती है, उसमें अंदर स्टीम होता है, वो दूध लेता है, मिल्क, मिल्क में वो स्टीम इंजेक्ट करता है गरम गरम, तो वो मिल्क गरम हो जाता है, फिर उसमें कॉफी मिलाकर आपको दे देता है। देखा है या नहीं देखा? हाँ सर। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। हम मिल्क की जगह पानी ले लेते हैं बेटा, है ना। हमारे पास वी हैव 1 kg वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। स्टीम नहीं, स्टीम की क्वांटिटी देनी पड़ेगी। तो स्टीम की क्वांटिटी कितनी लें, ये 1 kg है, तो हम 100 ग्राम ले लेते हैं। 100 ग्राम स्टीम, स्टीम का टेम्परेचर 100 होता है ना, इज इंजेक्टेड इनटू दिस वाटर। कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। बच्चों एक मैंने थोड़ा डाटा चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट मुझे थोड़ा सा सोचने दो, क्योंकि इसमें शायद स्टीम की क्वांटिटी मैंने ज्यादा ले ली, तो 10 ग्राम ही ले रहा हूँ। स्टीम बहुत ज्यादा हीट होती है, तो 100 ग्राम स्टीम ज्यादा हो जाएगी। आप इसे 10 ग्राम कर लो। नाउ इट इज ओके। 10 ग्राम स्टीम इज इंजेक्टेड इनटू दिस वाटर। बच्चों हमारे पास पानी है, पानी का टेम्परेचर है 50 और पानी की क्वांटिटी 1 kg है। इसमें हमने स्टीम इंजेक्ट की, स्टीम की क्वांटिटी है ओनली 10 ग्राम। तो स्टीम कंडेंस होगी और फाइनल टेम्परेचर पानी का बढ़ जाएगा, 50 से ज्यादा हो जाएगा। तो आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा।
यहाँ भी लॉस और गेन वाला ही काम करना है आपको। सर नहीं बन रहा। नहीं बन रहा। देखो वही लॉस और गेन वाला काम करूंगा मैं, बस इस बार गेन कौन कर रहा है लॉस कौन कर रहा है वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा। इस बार जो गेन कर रहा है वो वाटर है और लॉस कर रहा है वो स्टीम है। स्टीम बेटा ठंडी होती है, उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। वेपोराइजेशन का रिवर्स आप जानते हैं क्या होता है? यस सर। कंडेंसेशन, यस। तो स्टीम कंडेंस होगा, वो हीट रिलीज करेगा और पानी गेन करेगा। मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर T है, तो पानी तो 50 से T तक जाएगा और स्टीम कंडेंस होगा। कंडेंस होने में बेटा वो हीट रिलीज करेगा। अगेन जितना वेपर बनाने में हीट देना पड़ता है उतना ही वो कंडेंस होने में रिलीज करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन जो स्टीम कंडेंस होगा ना बच्चा, वो 100 पर ही रहेगा, फिर उसे भी 100 से वापस हमें लाना पड़ेगा उस फाइनल टेम्परेचर तक। समझे? आई रिपीट, ये वो लिक्विड था जो 50 पर था, ये तो गर्म हुआ, इसने गेन किया, और ये पूरा स्टीम है। स्टीम पहले कंडेंस होगा, जब वो कंडेंस होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर हीट रिलीज करेगा। फिर वो कंडेंस होने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बना रहेगा, तो उसको भी तो वापस फाइनल टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा, तो और हीट रिलीज करेगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। जो पानी गर्म हो रहा है उसका मास है 1000, स्पेसिफिक हीट फाइनल टेम्परेचर आएगा, गर्म हो रहा है ना तो T-50 आएगा बच्चों। M डैश ओनली 10 ग्राम है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 होता है, प्लस 10 ग्राम इंटू 1, और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है बच्चा? 100 से T तक आ रहा है, 100 minus T। तो 100 माइनस T, करेक्ट। अब इसे सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो जीरो तो जितने भी कट रहे हैं, एक ही जीरो कटेगा यार, बस एक जीरो कट रहा है यहाँ से 10 का, तो ये आ गया 100T माइनस 5000, सही लिखा है मैंने, इज इक्वल टू 540
प्लस 100 माइनस टी। तो ये माइनस टी को इधर ले जाओ, 101 हो जाएगा, और ये 5000 को इधर ले जाओ तो ये 5640 आएगा, और फाइनली जो टी आएगा वो आएगा 5640 डिवाइडेड बाय 101। अब इसको एक बार आप सॉल्व कर दो तो हम आपको फाइनल आंसर भी आ जाएगा हमारे पास। बस डिवाइड कर दो इसे बस, ठीक है। बच्चे डिवाइड करने में इतना टाइम क्यों लेते हो? ये काम तो उन बच्चों को भी जल्दी करना चाहिए जो वैसे नहीं बोलते। फटाफट से डिवाइड करो और जवाब दो, है ना। सर 55.8। 65 पूरा आ रहा है? सर 55.8। 55.8। यस सर। 55.8 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो आपके कहने पर मैंने ये लिख दिया। आई होप कि आपने डिवीजन बिल्कुल सही किया होगा। सर 55.84। ठीक है बेटा, इतना तो चलता है, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। चलो कैलोरीमेट्री में तो इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। एक्चुअली ये चैप्टर नहीं होता बेटा, कैलोरीमेट्री कोई चैप्टर नहीं होता, एक टॉपिक होता है। हम लोगों ने अलग से इसका चैप्टर नाम दे दिया। अब आपको याद होगा कैलोरीमेट्री के साथ हमने ऊपर हेडिंग में क्या लिखा था, बताइए। थर्मल फिजिक्स। थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या है? ये बड़ी कॉमन चीज है, आपने देखा होगा जब हम किसी मेटल बॉडी को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है। एक वायर ले लो, मेटल वायर, अगर वायर को गर्म करोगे तो वो एक्सपेंड होता है, ठीक है। और अगर ठंडा करते हैं मेटल को तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्रिंक होता है। बेटा आप देखिए, जो टेलीफोन के बिजली के इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं, दो इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच में, दो खंभों के बीच में जो बिजली का तार होता है उसे थोड़ा ढीला छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं बताओ? लाइट जला लिया, अंधेरा हो रहा है। बताओ बताओ, ढीला क्यों छोड़ते हैं? ताकि सर्दियों के दिनों में, विंटर डेज में, वो वायर जब श्रिंक होगा तो श्रिंक होकर टूटेगा नहीं। अगर आप पहले से ही वायर को टाइट बांध देते तो विंटर डेज में श्रिंक होकर उसके टूटने का खतरा बन जाता। आप देखिए, जो रेल की पटरियां होती हैं, रेलवे ट्रैक्स होती हैं, तो दो ट्रैक के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। आप कभी भी देख लेना। आप जानते हैं वो जगह क्यों छोड़ते हैं? दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में जॉइंट्स पर थोड़ी सी जगह होती है, देखना कभी पटरियों के बीच आसपास जाकर। यस सर। क्यों होती है बताइए? वो जगह क्यों होती है? एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट की वजह हाँ, से। क्योंकि है ना, समर, हाँ, गर्मियों के दिनों में रेल की पटरियां एक्सपेंड होंगी, फैलेंगी। तो अगर वो गैप नहीं देते ना तो वो पटरियां को फैलने की जगह नहीं होती, एक्सपेंड होकर एक्सपेंशन की जगह नहीं होती, तो पटरियां मतलब मुड़ जाती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। समझ रहे हैं आप? रेल की पटरियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, ऐसे सीधी नहीं रहती। तो इस पर ट्रेन कैसे मूव करती अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती? तो डिरेलमेंट हो जाता ना। तो बच्चों इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ताकि गर्मियों के दिनों में पटरियां जब एक्सपेंड होंगी तो वो जगह जो है वो उस गैप को फिल कर लेंगी, तो पटरियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, ऐसे मुड़ेगी नहीं।
समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आप एक मेटल प्लेट ले लो, आप ऐसी बात नहीं है, अगर आप मेटल प्लेट लोगे और इससे गर्म करोगे तो ये भी एक्सपेंड होकर इसका एरिया बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। करेक्ट? ठीक है, तो बच्चों इतना सा लिख लो। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस इज इंक्रीज्ड, सब्सटेंस की जगह मेटल लिखो, ज्यादा अच्छा है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एनी मेटल बॉडी इज इंक्रीज्ड, when temperature of any metal body is increased, comma, size of this body becomes large. यस सर। ब्रैकेट में लिख दो, साइज ऑफ दिस बॉडी बिकम्स लार्ज। लार्ज का मतलब बहुत ज्यादा नहीं फैलता, थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है। ठीक है यस सर। बच्चा, अब है ना, हम अलग अलग टाइप की बॉडी को डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हमारे पास वायर है तो वायर को गर्म करोगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहलाता है ये? लीनियर एक्सपेंशन। लेकिन अगर हमारे पास कोई मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका एरिया इंक्रीज होगा, ये कहलाता है एरियल एक्सपेंशन। एरिया इंक्रीज हुआ ना, इसलिए इसका नाम है एरियल एक्सपेंशन। और अगर मान लो हम कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे क्यूब ले लें या स्फीयर ले लें, इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो बच्चों 3 तरह के एक्सपेंशन होते हैं, एक लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा एरियल एक्सपेंशन और तीसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सबसे पहले आप लिखो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, लिखिए। when temperature of a wire or a thin rod is increased, wire or a thin rod, thin ROD, thin rod, when temperature of a wire or a thin rod is increased, है ना? When a wire or a thin rod is heated, heated मतलब temperature is increased, comma, length of this wire increases, length of this wire increases. This is called linear expansion. This is called linear expansion. ठीक है बच्चा? जब भी हम किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या पतली रॉड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, इसे बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। बच्चों एक कोफिशिएंट होता है, लिखो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। एल्फा लिखते हैं इसे। एल्फा को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप इसको वर्ड्स में लिखना चाहो तो लिख लो जो मैंने बोला है। व्हाट इज एल्फा? इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ
फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब होता है अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसकी जो लेंथ है ना बेटा वायर की, उसमें फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, डेल्टा एल बाई एल। बच्चों इस फार्मूले से आप है ना इसकी यूनिट निकाल कर बताइए एक बार, है ना, ये काम आना चाहिए। फार्मूले से यूनिट बनाने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अल्फा? अरे क्या हुआ? सर मीटर पर कैलोरी। फिर से बोलो बेटा, सुनाई नहीं दिया। सर मीटर पर सेल्सियस। थोड़ा अजीब सा बोल रहे हो। देखो बेटा, फ्रैक्शनल चेंज की तो कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि डेल्टा एल भी मीटर होगा और एल भी मीटर होगा, तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर ये तो यूनिट लेस हो गया। तो ओनली टेम्परेचर बचा, वो भी नीचे। तो हम इसे बोल सकते हैं केल्विन इनवर्स। इनवर्स का मतलब डिनोमिनेटर में ना, इसलिए, और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। करेक्ट? यस सर। बच्चों अगर हमें किसी रॉड की इनिशियल लेंथ पता और फाइनल लेंथ निकालनी है तो हम इससे निकालेंगे। L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। एल नॉट इनिशियल लेंथ है और एल फाइनल लेंथ है। एल्फा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है जो ऊपर बताया है, और डेल्टा टी वायर का टेम्परेचर चेंज है। आई रिपीट, अगर हमें किसी वायर की इनिशियल लेंथ पता है और एल्फा पता है और टेम्परेचर चेंज पता है तो बच्चा हम उसकी फाइनल लेंथ इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसे कॉपी कर लो, लिख लेना, इसमें सब कुछ क्या सर है। एल नॉट क्या है सर इसमें? बेटा इनिशियल लेंथ जो पहले थी ना, यस। और एल जो है दैट इज फाइनल लेंथ। छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको ताकि ये चीजें हम साथ साथ सीखते जाएं, यूज करेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। बच्चों एक हमारे पास मेटल वायर है, उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो अल्फा है ना, वो गिवन है 2 × 10⁻⁻⁵। बच्चों अल्फा है ना बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻⁵, -4, -6 इस ऑर्डर का होता है। तो हमारे पास एक वायर है जिसकी इनिशियल लेंथ है 1 मीटर और इसका अल्फा दे रखा है। बच्चों वायर का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री था जिसे हम इंक्रीज करके 80 या 70 डिग्री तक ले गए। तो पहले जब टेम्परेचर 20 था ना बेटा, उस समय उसकी लेंथ 1 मीटर थी। तो मुझे बताइए इस वायर की लेंथ में चेंज कितना आएगा ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ बताना है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर से फार्मूला देखो और इसे काम में लो। -3 यानी कि 1 मिलीमीटर है ना बेटा। 10⁻⁻³ मीटर में होगा ना आपका आंसर, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीमीटर आ जाएगा।
Is it? Yes, sir. बाकी बच्चों को भी जवाब दो, देना चाहिए। सर सही है क्या? बेटा मैं चेक करूंगा अभी, है ना, अभी मैं चेक करूंगा, एक बार मैं देख रहा हूँ कशिश का भी आंसर आ जाए, बाकी बच्चे भी थोड़ा सॉल्व कर ले। तो देखो डेल्टा एल जो आएगा वो आएगा एल एल्फा डेल्टा टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो डेल्टा एल आएगा एल एल्फा डेल्टा टी। बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। इनिशियल लेंथ 1 मीटर था, एल्फा था 2 × 10⁻⁻5 और चेंज इन टेम्परेचर है 20 से 70 गया, तो चेंज कितना हुआ 50। 52 जा 100 आएगा, 100 और 10⁻⁻5 मिलकर 10⁻⁻3 होगा। यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। धन्यवाद वेरी सर। गुड। बच्चों मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, जिस तरह से लीनियर एक्सपेंशन होता है उसी तरह से एरियल होता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले एरियल थर्मल एक्सपेंशन। तो बच्चों वायर को हीट करेंगे तो वो लेंथ बढ़ेगी, लेकिन अगर हम किसी प्लेट को हीट करेंगे तो उसका एरिया बढ़ेगा। लिख लो, when a metal plate, thin metal plate is heated, its area increases. When a thin metal plate is heated, its area increases. When a thin metal plate is heated, its area increases. इसका एरिया बढ़ता है। This is called aerial thermal expansion. This is called aerial thermal expansion. तो बच्चों जैसे कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन में था, यहां भी होता है कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन, उसे अल्फा बोलते थे, यहां बीटा बोलते हैं। बेटा बीटा होगा, जैसे वहां था ना फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, यहां आएगा फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो वही लैंग्वेज कॉपी कर लेना, बस लेंथ की जगह एरिया करना है आपको। फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों इसकी भी एसआई यूनिट सेम आएगी ना, क्योंकि ऊपर यस सर। तो कोई वो है ही नहीं, तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। सिमिलरली बच्चा होगा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कब होता है? जब हम किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं और वो एक्सपेंड होता है, जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, लाइक दिस। तो आप लिख लो देखो, व्हेन ए 3D ऑब्जेक्ट इज हीटेड लाइक स्फीयर एंड क्यूब, व्हेन ए 3D ऑब्जेक्ट इज हीटेड, its volume increases. When a 3D object is heated, its volume increases. This is called volume thermal expansion. This is called volume thermal expansion.
बच्चों एक कोफिशिएंट यहाँ भी होगा, है ना, कोफिशिएंट ऑफ, बच्चों वॉल्यूम की जगह कुछ लोग इसे बल्क भी बोल देते हैं ना, बल्क थर्मल एक्सपेंशन। गामा, अल्फा बीटा के बाद गामा, ये आएगा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सेम डेफिनेशन है बच्चों, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, बस एक बार लेंथ था, दूसरी बार वॉल्यूम था, वो दूसरी बार एरिया था, तीसरी बार वॉल्यूम आ गया बस, तो और कोई चेंज नहीं है। इसकी भी ऐसा यूनिट सेम आएगी, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स।